हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने लैंग्वेजेस समझी थी, लो लेवल और हाई लेवल। फिर हमने ट्रांसलेटर समझा, बेसिक सिंटेक्स समझा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एग्जीक्यूशन समझा। उसके बाद हमने समझा था कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स के बाद हमने समझा था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब हम यहाँ पर आइडेंटिफायर्स का ही एक पार्ट समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर किसी का भी नाम हो सकता है। तो हम यहां पर अब टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएबल्स। सो बेसिकली वेरिएबल्स होता क्या है? सपोज करिए ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है और इस मेमोरी के अंदर मैं एक नंबर सेव कर रही हूं, 10 सेव कर रही हूं। तो वो कुछ इस प्रकार सेव हो जाएगा 10। उसे एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा। अभी मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से बता रही हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। टेप के थ्रू है किसी भी, आप अभी सिर्फ अपने समझने के लिए समझिए कि ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है और उस कंप्यूटर की मेमोरी में एक हम 10 नंबर सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो उसे इतना एरिया मिल गया। अब ये जो 10 नंबर हमने स्टोर किया है, जहां पर ये स्टोर हुआ है उस पर्टिकुलर मेमोरी का एक एड्रेस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए वो एड्रेस है हमारा 121024। एग्जाम्पल के लिए समझिए 1024 हमारा एड्रेस है जहां पर हमने 10 को सेव करा। नॉर्मली जो हमारा कंप्यूटर के मेमोरी एड्रेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और हेक्साडेसिमल कोड में होते हैं, जो हम नहीं समझ सकते हैं, हमको इजी नहीं रहता है याद रखना। सो सपोज करिए मेरे पास ये 1024 और आगे 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 बहुत ज्यादा डिजिट्स हैं। तो जब भी मुझे इस 10 वैल्यू को यूज करना है तो मुझे इस मेमोरी एड्रेस की जरूरत पड़ती, जो कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेड हो जाता। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाते हैं वेरिएबल्स का, और हमने इस मेमोरी के ब्लॉक का नाम रख दिया है एक्स। इस मेमोरी का ब्लॉक का नाम रख दिया है एक्स, और हमने कुछ इस प्रकार डिफाइन कर दिया एक्स इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हुआ, हमारी मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया, उसका मेमोरी एड्रेस था और हमने उसका नाम रख दिया है एक्स। और ये जो एक्स की वैल्यू है ये कभी भी चेंज हो सकती है। आगे जाके किसी पॉइंट पर मुझे 10 ना करते हुए इस वैल्यू को 15 करना है, तो ये यहां से 10 ना होते हुए अब वैल्यू यहां पर हो गई है 15। मेमोरी एड्रेस सेम रहा, नेम ऑफ द वैल्यू सेम रहा, लेकिन हमारी जो वैल्यू है उसका चेंज हो गया, 15 हो गया। 10 से अब ये 15 हो गया। आगे किसी पॉइंट पर हम यहां पर वैल्यू 100 कर दें, फिर किसी पॉइंट पे वैल्यू 90 कर दें वापस से कम, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज वेरी कर रही हैं, चेंज होती जा रही हैं, लेकिन नाम सेम है हमारे पास यहाँ पर। तो वेरिएबल एक्चुअली में हो क्या गया, इट इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड एंड दैट वैल्यू कैन बी चेंज एनी टाइम एंड मल्टीपल टाइम्स। हम उसको n नंबर ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यूज, और इस वेरिएबल का हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर हम इसकी बिल्कुल सही डेफिनेशन बोले तो यही है, नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड। तो ये होता है हमारा वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन को हम कुछ इस तरीके से अभी हमारे समझने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर हमारा अगर एक और वेरिएबल बना देती मैं y इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बन जाता जिसका खुद का एक मेमोरी एड्रेस है y, उसका नाम हो जाता 10, 20 हो जाती वैल्यू। इसको आप इस तरीके से समझें कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने पानी भर के रखा है। सो उस कंटेनर का नाम आपने रख दिया, अगर ये एक कंटेनर है तो इस कंटेनर का नाम मैंने रख दिया ए, फाइन, और इसमें हमने पानी रखा है। पर क्या ये कंटेनर सिर्फ इस पानी को ही रखने के काम आएगा? हमारे पास अगर इस पानी की वॉल्यूम अभी है 1 लीटर, तो वॉल्यूम हम चेंज करके कभी इसमें 5 लीटर भी भर सकते हैं, राइट? लेकिन हमारे यहाँ पे ये नाम सेम रहेगा। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का खुद का एक यूनिक आईडी होगा, फाइन। तो इस तरीके से वेरिएबल का यूज हम रियल लाइफ में भी करते हैं, उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर वेरिएबल्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हैं। हम हमारी डे टू डे लाइफ में इसके एग्जांपल्स यूज करते हैं।
हम यहाँ पर वेरिएबल्स, हमारे अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा हमारे पास रहता है, x बताया, y बताया मैंने। इन वेरिएबल्स में हम एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब 10 + 20 परफॉर्म करने की जगह पर मैं ऐसा लिख दूंगी x + y। तो इस केस में अब इनकी वैल्यूज में अगर चेंज होगा तो इस सम में भी चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप वेरिएबल का, उसके बाद लिखते हैं हम वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये कमेंट के लिए लगाया है मैंने यहां पर। सो टाइप में हम क्या लिखेंगे? यहां पर टाइप में लिखेंगे कि जिस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। यहां पर इंटीजर टाइप का डेटा यूज हो रहा है, आगे जाके हम वीडियोस में ये भी समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। तो यहां पर अभी के लिए मैं आपको बता रही हूं, फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप हो गया इंट, वेरिएबल नेम मैंने रखा x, और ये रहा मेरा सेमीकोलन। सो ये है हमारा डिक्लेरेशन। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा, हमारी जो मेमोरी है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू का 4 बाइट्स, या फिर आपके कंपाइलर पर डिपेंड करता है 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस होता है। फाइन। सो यहां पर मेमोरी में कंपाइलर क्या करेगा, उसे ये पता चल गया है कि एक मेमोरी हमको फिक्स करनी है जिसकी मेमोरी एड्रेस कुछ होगी 1024 फॉर एग्जांपल मेमोरी एड्रेस है। उसका नाम हमने x रखा है जो कि 2 या 4 बाइट्स का होगा। अभी तक हमने वैल्यू नहीं बताई है। इस लाइन का मतलब ये हो गया है। इसके बाद जब हम ऐसा लिखेंगे x = 10, इस टाइम पर हमने करा है डिफाइन हमारे वेरिएबल को, या फिर इनिशियलाइज भी बोल सकते हैं हम उसको। हमने यहां पर इसे इनिशियलाइज करा है। इनिशियलाइज करने का मतलब पहली वैल्यू दी है। सो जब हम ये लाइन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, तब जाकर हमारी मेमोरी में स्टोर होगा 10 वैल्यू। यहां पर हम डेफिनेशन और डिक्लेरेशन साथ में भी कर सकते हैं, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार इंट x = 10। ये जो हमारा तरीका होगा, इसमें हमने डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन साथ में कर दिया है। अब हमारे प्रोग्राम में किसी पॉइंट पर मुझे इस x की वैल्यू अगर चेंज करनी है, x = 15, तो फिर से मुझे डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन सिर्फ एक बार होता है, और एक बार होता है और उसके बाद बार बार वैल्यूज फिर चेंज होती रहती। उसके लिए हमें फिर से उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो आईडी हम यूज कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम रहता है उसमें हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रहती हैं दोनों लाइन। उसके बाद हमारा होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा, सबसे पहले होगा वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। क्या होगा? वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको जो भी करना है उस प्रोग्राम में होगा। आपको उस प्रोग्राम के लिए जितने भी वेरिएबल्स चाहिए आपको पहले डिक्लेयर करने रहेंगे। फॉर एग्जांपल सम का अगर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सम के प्रोग्राम के लिए एक तो हमें वेरिएबल चाहिए फर्स्ट नम नाम रख दिया। दूसरा चाहिए हमें दूसरे नंबर के लिए सेकेंड नम। तीसरा वेरिएबल चाहिए दोनों के सम को सेव करने के लिए, तो उसका नाम रख दिया सम। तो हम यहां पर जो भी कैलकुलेशन इनमें करेंगे, हमें सबसे पहले, क्योंकि बोला गया है वेरिएबल का डिक्लेरेशन इवन क्लियर स्क्रीन फंक्शन से भी पहले, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इंट फर्स्ट नम। हम कॉमा लगा के, कॉमा ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हैं सेकेंड नम और सम। इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे हमारे वेरिएबल को। आगे जाके आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, फर्स्ट num = 10, second num = 20, sum = first plus second num, और ये भी num है। ठीक है। आपने जो डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को नाम दिया है, वही नाम आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना है।
क्योंकि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आपने इसमें और यहाँ पे कहीं भी हमने 1 2 3 जगह फर्स्ट नम का यूज करा, अगर कहीं भी हमने अलग तरीके से लिख दिया होता तो वो हमें एरर शो कर देता। तो जिस प्रकार हमारे आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए, नाम रखने के लिए हमारे रूल्स होते हैं, सेम रूल्स हमारे वेरिएबल्स के लिए होते हैं, वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए। सो वेरिएबल्स के नाम का सबसे पहला रूल है कि हम वेरिएबल्स के नाम में अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सेकेंड रूल ये है कि हम जब नंबर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, लेकिन कभी भी नंबर से स्टार्ट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। बाद में आप डिजिट्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल बताया था, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रोग्राम नाम का वेरिएबल, या फिर हमने सम किया था उसी वेरिएबल को यूज करते हैं। फर्स्ट नम हमारा था वेरिएबल, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट नम, हमने यही लिखा था। हम चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नम 1, हम इस तरीके से वेरिएबल को लिख सकते हैं। ये सही तरीका है वेरिएबल को बनाने का, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है। हम ऐसा लिख सकते थे, नम अंडरस्कोर नम 1, ये भी सही तरीका है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है हमारा, हमें हमारे वेरिएबल के नाम में व्हाइट स्पेसेस या कॉमास इन सब का यूज नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं लिख सकते थे, फर्स्ट स्पेस देके नम, ये गलत तरीका है, हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर यूज करेंगे स्पेस की जगह पे नम, तो ये हमारा सही तरीका होगा। दूसरी चीज, हम कीवर्ड्स का नाम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स के नाम की जगह पर। हम किसी भी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते हैं, वॉइड नहीं रख सकते हैं, ये गलत तरीका है। बट हम ऐसे रख सकते हैं, ये सही तरीका है, ये सही तरीका है, लेकिन मीनिंगफुल तरीका नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स के नाम हमें मीनिंगफुल रखना चाहिए, वो वेरिएबल एक्सप्लेन कर सके उसका नाम कि ये काम है उस वेरिएबल का। तो ये हो गए हमारे कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वेरिएबल्स के अंदर ही, जो अभी हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे, जैसे जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। वो है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहला टाइप है हमारे पास लोकल वेरिएबल, दूसरा टाइप है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा टाइप है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, फोर्थ टाइप है हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल्स भी जिनको इन शॉर्ट बोला जाता है। लास्ट है हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल जिन्हें एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी बोला जाता है शॉर्ट में। सबसे पहले पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो किसी विद इन ब्लॉक या किसी फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ब्लॉक, किसी भी ब्रेसेस को इस तरीके से लिखते तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक। ये क्या हो गया, एक ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर हमने अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करा है इस तरीके से, तो ये जो हमारा वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। और इस वेरिएबल की जो स्कोप है, स्कोप का मतलब होता है इसकी लाइफ है, वो सिर्फ इस ब्लॉक तक ही सीमित है। अगर हम बात करें हमारी मेमोरी में, तो जैसे ही कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर आके इस लाइन को रीड करा, इंट एक्स, उसने यहाँ पर एक मेमोरी स्पेस बना दी एक्स नाम की, जिसे हमने वैल्यू बाद में डिफाइन करा 10, राइट। उसके बाद जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा, यहाँ पे ब्रेसेस ओवर हो गए, दैट मीन्स ये ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो गया, ये जो हमारा वेरिएबल था एक्स, ये हमारी मेमोरी से वाइप आउट हो गया। तो लोकल वेरिएबल का या फिर किसी भी वेरिएबल की बात कर रही हूं मैं, उनका स्कोप वहीं तक होता है जहां तक वो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन करे गए हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल वेरिएबल। अभी हमने यहां पर इस एक्स को यहां पर डिफाइन करा था, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक स्कोप है, ये एक अलग ब्लॉक है, ये एक अलग ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाया है हमने।
हमारा चेनिंग वाला प्रोग्राम है, हमने बनाया बड़ा प्रोग्राम है। तो हमने अगर एक वेरिएबल ग्लोबल एरिया में डिफाइन करा है इस तरीके से, ग्लोबल एरिया मतलब ये किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये ओपन पूरे प्रोग्राम में बना है, तो हम इस वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, अलाउड है यूज करना, क्योंकि इसका स्कोप रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे ही प्रोग्राम के अंदर। इवन हम मेन फंक्शन के पहले भी इसको डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। तो जो हमारा x इक्वल्स टू 10 इस केस में रहेगा, वो हमारा ये ब्लॉक एंड होने के बाद भी डिलीट नहीं होगा, वैसे का वैसा ही हमारी मेमोरी में रहेगा। कब डिलीट होगा? जब हमारा प्रोग्राम क्लोज होगा उस केस में। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसे कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी इनिशियल वैल्यू वापस इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको डिफाइन करने का तरीका होता है, स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं हम, ये कीवर्ड है, उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का टाइप, वेरिएबल का नाम, और उसे वैल्यू दे दी मैंने 10, और ये एक ब्लॉक के अंदर बना हुआ है। उसके बाद इस x की वैल्यू को मैंने सम x प्लस 1 कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 10 से अब हो गई 11। तो जब हम वापस से इसको वापस से रीड करेंगे, फिर से हमने रीड करा इसी प्रोग्राम को, तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर से 10 नहीं होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 11 ही रहेगी। ये लाइन जो हमारा कंपाइलर है वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि x की वैल्यू इनिशियलाइज एक बार हो चुकी है। उसके बाद वो इसमें अपडेट कर देगा 11 से 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक वर्ड यूज करा है, अगर नॉर्मली हमने बनाया होता इस तरीके से, एक नॉर्मल कोड में, नॉर्मल ब्लॉक में हमने x इक्वल्स टू 10 लिखा होता और फिर x इक्वल्स टू x प्लस 1 किया होता, तो उस केस में जितनी बार कंपाइलर इस लाइन को रीड करता, उतनी बार वो उसको 10 असाइन कर देता, भले ही यहाँ वैल्यू चेंज होकर 11 हो रही है। दैट मीन्स इस प्रकार हमारी मेमोरी के अंदर x है जिसकी वैल्यू 10 मिल गई जैसे ही कंपाइलर ने ये रीड करा, फिर वैल्यू 10 से हटके 11 हो गई, प्लस 1 हुआ। कंपाइलर जब फिर से रीड कर रहा है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग करना, जो हम आगे जाके फंक्शन सीरीज में समझेंगे। सो फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, यहाँ पे कंपाइलर फिर से ये लाइन रीड करी, जैसे ही कंपाइलर ये लाइन रीड करेगा, यहां से ये पूरा, क्योंकि स्कोप तो लोकल वेरिएबल की यहीं तक थी, तो ये पूरा खत्म हो गया, वाइप आउट हो गया, डिलीट हो गया, फिर से एक नया वेरिएबल बन गया x और ये 10 वैल्यू, फिर 11 हो गई। तो यही बार बार रन होता रहेगा हमारा नॉर्मल वेरिएबल में। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जब रहता है तो ये हमारा x स्टैटिक वेरिएबल बना, 10 वैल्यू मिली, फिर उसके बाद ये लाइन रीड करी, 11 हो गई। नेक्स्ट वापस से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से ये लाइन रीड करी, तो ये लाइन रन नहीं होगी क्योंकि ये एक स्टैटिक कीवर्ड है। नेक्स्ट लाइन रीड करी, ये रन होगी, तो ये 11 से हो गई 12। तीसरी बार फिर से रीड करेंगे तो 30। इस तरीके से स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है वेरिएबल्स को स्टैटिक बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएबल, जिनको हम ऑटो वेरिएबल्स भी कहते हैं। ऑटो वेरिएबल्स हमारे नॉर्मल जो डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको बोला जाता है। बाय डिफॉल्ट सभी वेरिएबल्स ऑटो वेरिएबल्स होते हैं और ये किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करे जा सकते हैं। और इनको अलग से डिक्लेयर करने की, हम अगर अलग से करना चाहें तो हम एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ऑटो इंट एक्स, या फिर अगर आपने सिर्फ ऐसा भी लिखा होगा ना इंट एक्स, तो भी ये कहलाएगा ऑटो वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सटर्नल वेरिएबल, जिसको हम एक्सटर्न वेरिएबल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल जो होते हैं हमारे, हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके उन्हें डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से, एक्सटर्न इंट एक्स, इस तरीके से कुछ हम डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है हमारा, जब हम एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करके डिक्लेयर करते हैं एक्स कोई भी वेरिएबल को, तो उस केस में हमारा जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ डिक्लेयर होता है, उसे मेमोरी स्पेस नहीं मिलता है, ये सिर्फ अभी डिक्लेयर हुआ है, इसे डिफाइन नहीं करा गया है एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके।
हम इसे ग्लोबली कहीं भी यूज कर सकते हैं, हम किसी भी जगह पे किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल किसी और फाइल में बनाया एक्सटर्न इंट एक्स, अगर वो सेम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सेम एरिया का हिस्सा है, तो उस केस में हम दूसरी फाइल में भी इस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। कंपाइलर जैसे ही एक्सटर्न कीवर्ड रीड करता है, वो इस एक्स की वैल्यू कहीं और किसी और ब्लॉक के बाहर ढूंढना शुरू कर देता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली बाद में इंप्लीमेंट भी करके देख लेंगे। इन शॉर्ट, हमारा जो वेरिएबल्स होता है, अगर हम समराइज करें तो वेरिएबल होता है हमारे उस स्टोरेज एरिया का नाम जहां पे हमारी वैल्यू सेव करी गई है। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। सो हम यहाँ पर हमारी न्यू फाइल खोलेंगे। सेम फाइल में एडिटिंग नहीं करेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारे बार बार प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ाने हैं हमें, तो उसके लिए हम पूरा प्रोग्राम बार बार लिखेंगे। यहाँ पर हम सेव करेंगे इस प्रोग्राम, इस फाइल का नाम वेरिएबल्स .c। फाइन। अब हम यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पर हम सिर्फ मतलब डेवलपर नेम, डेट, ये सब स्किप कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं प्रोग्राम इलस्ट्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। राइट। अब हम यहाँ पर हमारी दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं, stdio.h, conio.h। फाइन। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हमें यूज करना है getch, ताकि हमें याद रहे। हम पहले लिख लेते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन सबसे पहले किया जाता है। सो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे इंट x, या फिर हम दूसरा कोई नाम रख लेते हैं a, और एक और वेरिएबल बना दिया b। फाइन। और यहाँ पे हम हमारा एडिशन वाला ही करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से वर्किंग समझ आए। num1, num2 और सम हमारा वेरिएबल, 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना दिए मैंने। इसके बाद में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। अब num1 को वैल्यू मैंने दे दी है 10, num2 की वैल्यू मैंने दे दी है 20, और सम को मैंने वैल्यू दे दिया है num1 प्लस num2। ठीक है। अभी प्लस और इक्वल्स टू और ये जो भी ऑपरेटर्स यूज हुए हैं इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं वेरिएबल की वैल्यू को, सम वेरिएबल की वैल्यू को। आप इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये प्रिंटफ को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम बस अभी ये प्रोग्राम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ सके वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन किस तरीके से करते हैं। और ये प्रिंटफ में इसलिए लिख रही ताकि हमें समझ आ पाए कि हमारा जो डेफिनेशन और डिक्लेयर करने का तरीका है वेरिएबल का, वो सही है कि नहीं। तो अभी आप प्लीज ये परसेंटाइल डी और ये सब जो दिख रहा है इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए अब इसे कंपाइल करते हैं, सेव कर लेते हैं पहले और फिर कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। 30। दैट मीन्स हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सही तरीके से प्रॉपरली हुआ, तभी हमें यहाँ पर वैल्यू आंसर सही मिला। अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना वेरिएबल्स की वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 30 कर दी मेरे पहले वेरिएबल num1 की। मैं इसको फिर से कंपाइल करती हूँ और रन करती हूँ, तो हमारा आंसर चेंज हो गया, 50 हो गया। यहां पर अगर मैंने किसी एक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को, चलिए उससे पहले हम समझते हैं अगर वेरिएबल का हमने नाम रखना गलत किया होता, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखते से ही बोल रहा है 1 num1 गलत बता रहा है, फिर भी हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो देयर इज वन एरर एंड वार्निंग भी है यहाँ पर। अब हमारे पास एरर रीड करने का तरीका अब हम समझेंगे। variable.c main file compiling editor variable.c total number of lines compiled 461, वार्निंग 1 है, एरर भी 1 है। जैसे ये लिखाएगा अब एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा है वार्निंग variable.c 7 कोड हैज नो इफेक्ट। इस लाइन का मतलब है कि variable.c सबसे पहले अपनी फाइल का नाम आया, 7 नंबर आया जिस लाइन पर एरर है या फिर उसके ऊपर एरर है, कोड हैज नो इफेक्ट।
तो ये वन num वन जानता ही नहीं कंपाइलर है क्या, हम डिक्लेयर भी नहीं करा था। नेक्स्ट, फिर उसके बाद वो बोल रहा है वेरिएबल डॉट सी 7 स्टेटमेंट मिसिंग, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वन नम है क्या, तो वो हमको बता रहा है आपने स्टेटमेंट मिस कर दिया सेमीकोलन का। तो ये हमारा एरर हो गया, यहाँ पर हमने एंटर दबाया तो हम उसी लाइन पर आ जाएंगे जहां पे एरर है, ये हटा दिया तो हमारा एरर चला गया। अगर हमने किसी और फॉर एग्जाम्पल किसी और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करा होता तो भी हमें एरर वही शो होता। नेक्स्ट, अब हमारा लोकल वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगी इंट x, जिसे मैंने वैल्यू दी है 40 और मैं उसे यहां पर सम करना चाह रही हूं num2 के साथ में। फाइन, तो मैं इसे कंपाइल करूंगी तो एक एरर शो हुआ है यहाँ पर, x is assigned a value that is never used। हमने यहाँ पर x को एक वैल्यू दी है जो कभी यूज नहीं करी, क्योंकि उस वैल्यू का यूज करना अलाउड सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही था और हमने बाहर यूज करा। पहली बात तो ये कि x को वैल्यू नहीं, तो ये वार्निंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है अनडिफाइंड सिंबल x। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि हमारा ये जो वेरिएबल है x, दिस इज लोकल टू दिस स्कोप ओनली, हमारे इस ब्रेसेस के अंदर ही है अलाउड इसकी लाइफ। तो ये डिलीट हो गया बाहर जब निकला कंपाइलर। तो यहाँ पे जब x का सम करना चाहेंगे तो वो उसे बोलेगा कि वो अनडिफाइंड सिंबल है, क्योंकि उसके लिए वो जानते नहीं लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका है। num2 is assigned a value should use, num1 is assigned a value should use, कि num2 और num1 की वैल्यूज हमने यूज नहीं करा इसलिए हमें यहाँ पर एरर शो हुआ। चलिए, अगर मैंने ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम जो num1 num2 वेरिएबल्स हैं हमारे, दिस इज ग्लोबल फॉर दिस ब्लॉक, ऑटो वेरिएबल्स हैं हमारे इस ब्लॉक के लिए, तो अगर मैं यहां पे करती हूं सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस x, और यहां पे मैंने वैल्यूज num1 की दे दी है 10 20, इस तरीके से हम डिक्लेरेशन के साथ में दे सकते हैं वैल्यू। मैं इसे कंपाइल करूंगी, नो एरर, क्योंकि सम num1 और num2 वेरिएबल्स की जो स्कोप है वो पूरे मेन फंक्शन में रन करेगी, तो इसीलिए इस ब्लॉक के अंदर भी हम इसे रन, इसकी स्कोप रहेगी, लाइफ रहेगी, इसलिए हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जो x वेरिएबल है उसका सिर्फ इस ब्रेसेस तक, इस ब्लॉक ऑफ कोड तक ही स्कोप है। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। 70 यहाँ पर प्रिंट हो गया, 10 20 एंड 40। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास था स्टैटिक वेरिएबल का, तो हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक नाम यूज करके इस तरीके से स्टैटिक यूज कर सकते हैं, कीवर्ड यूज करके कंपाइल करेंगे तो उसका यूज आपको यहाँ पे 70 दिख गया है। यहां पर हम अगर x की वैल्यू फिर से चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन रीइनिशियलाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिखा x इक्वल्स टू x प्लस 10, इसे कंपाइल करूंगी तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे कोड में। 80 हो गया, राइट। बाकी स्टैटिक का और डीप मीनिंग हम लूप्स के टाइम पर और फंक्शंस के टाइम पर समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था ग्लोबल वेरिएबल, तो हम वेरिएबल्स को ग्लोबली यहां डिफाइन कर सकते हैं, इंट y इक्वल्स टू 30। इसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा, तो हम इसको इस ब्लॉक कोड के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मेन फंक्शन के भी अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ y बना दिया मैंने, कंपाइल करूंगी, रन करूंगी, 110 प्रिंट होगा। एक्सटर्न की का हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया मैंने एक्सटर्न, इंट r नाम रखा उस वेरिएबल का, कंपाइल करूंगी, नो एरर, क्योंकि हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसे मैं रन करूंगी। लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं दी थी। अगर हम कोई वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हैं और उसे नेक्स्ट दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हैं तो हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोग्राम के थ्रू इलस्ट्रेशन हमारे वेरिएबल्स का।